हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि अगर ज़ीरो रेशनल नंबर है किस तरह से है ये आप एक्सप्लेन करें। क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो आप लिखेंगे येस, ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर। Yes, 0 is rational number because it can be written in form of p by q। p by q फॉर्म का मतलब है कि ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसको हम p by q यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, और जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह लिख सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल 0/3, यानी कि ज़ीरो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0/3 जो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो 0/3 यानी ज़ीरो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हम ज़ीरो को रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है रियल नंबर्स की, ये बताएं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन क्या होता है? फॉर ऑल क्या होता है? बिलोंग टू क्या होता है? प्लेलिस्ट में आप जाकर लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, वहाँ पर इनको समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के साथ इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बताया हुआ है। ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स क्या होते हैं, तो अगर आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं, जो कि ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं। ए इज़ इक्वल टू बी, ये दो नंबर्स इस तरह है, या तो ए बी के बराबर होगा या ए छोटा होगा बी से, और ए ग्रेटर देन बी। ए बराबर होगा बी के यानी ए इक्वल होगा बी के, ए इज़ स्मॉलर देन बी, और ए इज़ ग्रेटर देन बी। दो नंबर्स इस तरह से होते हैं, या तो वो दो नंबर्स बराबर होते हैं, या पहला नंबर छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है, या पहला बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है। ठीक है, ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। रियल नंबर फाइंड करने हैं। 4 and 5 के दरमियान में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आपने कोई से भी दो रेशनल नंबर बताने हैं 4 और 5 के दरमियान। देखें, इसको इस तरह से करते हैं, आप जो आपको दो वैल्यूज़ ही होंगी आपने उनको प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। 5 + 4 होता है 9, 9/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने दूसरी, ये एक रियल नंबर हो गया, अब आपने दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने 9/5 को 9/2 से प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम 2 ही आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस 2 को आप अंदर रखेंगे और इस 1 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, आपका आंसर क्या आ गया 2। इस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। बिल्कुल इसी तरह से इस 2 को आपने इस 2 के साथ डिवाइड करना है। इस 2 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे, देखें 2 को बाहर रखें और 2 को अंदर, 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आ गया आपका। आपने 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, और फ्रैक्शन में जो 2 था वो एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, ये दोनों वैल्यूज़ इनको हम एक ही फ्रैक्शन में लिख देंगे, एक साथ डिवाइड करके। 10 + 9 हो जाएगा 19, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, इन दोनों को हम एक फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए। 9/2 एक रेशनल नंबर ये था, 4 और 5 को हमने प्लस किया था, और नेक्स्ट 5 और 9/2 को हमने प्लस किया था और 2 से डिवाइड किया था। तो 9/2 एंड 19/4 आर टू रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20। और ये जो है स्केयर और इसके साथ है 5, तो इसका क्या मतलब होता है? इस रूट 5 का मतलब है x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20। आपने ये रूट की पावर 5 ये यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर लिख देना है 1/5। इसका मतलब होता है 1/5। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ गया 1/5। 1/5 हर वैल्यू के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं x की पावर 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। यहाँ पर ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। उसके बाद हम करेंगे y की पावर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/5 से। उसके बाद z की पावर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। अब देखते हैं जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पर आंसर आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूब रूट के अंदर है 27 की पावर 2x। यहाँ पर मौजूद है क्यूब रूट। आपने पहले क्या करना है, 27 का यहाँ पर एलसीएम लेना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एज इट इज़। 27 2x की पावर क्यूब रूट है यहाँ पर। 27 का एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी कि एलसीएम 27 का एलसीएम आ गया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर पावर है 2x। ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं पावर 1/3। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और यहाँ पर पावर में है 2x और उसके साथ बाहर है 1/3। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x, 3 की पावर आ जाएगा 6x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और बाहर है 1/3। इनको कैंसिल करते हैं। देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर रह जाएगा 2x। यानी कि हमारा आंसर आया है 3 की पावर 2x। तो 3 की पावर 2x इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n+2 ओवर में है 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने पहले क्या करना है, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर में है n और है 2। आपने 3 के साथ n को सेपरेट लिखना है और 2 को सेपरेट लिखना है। क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर n एंड 3 की पावर 2। ये आपने ऐसे सेपरेट लिख देना है। उसके बाद देखें नीचे भी इसी तरह से 3 के ऊपर n है और 1 है। आपने दोनों को सेपरेट करना है। 3 की पावर n को सेपरेट कर देंगे और 3 की पावर 1 को सेपरेट, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये 3n भी वैसे ही आ जाएगा। नीचे देखें ये हो जाएगा 6 और 3n वैसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, तो 3 3 ज़ा होता है 9 ओवर ये दोनों वैल्यू, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन दोनों में से अगर कॉमन देखें 3n कॉमन आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज से हमने 3n बाहर निकाल लेना है। पहली वैल्यू से जब 3n बाहर जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 3। ये 1 हम लिखते नहीं हैं, माइनस यहाँ से जब 3 की पावर n बाहर जाएगा यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपने 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 ज़ा होता है 54, साथ में ये आ जाएगा 3n ओवर 3n। 3 माइनस 1 होता है 2। 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा 54 ओवर 2।
ये हमारे पास आंसर आ गया 54/2। 54 को आप 2 से कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 14 के साथ कैरी आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो 27 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत इजी। द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। इस तरह का ही हमने कोई क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। उन्होंने कहा आपने 3 इंटीजर्स को प्लस करना है, सम का मतलब होता है प्लस। आपने 3 इंटीजर्स को प्लस करना है, वो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, कॉन्सेक्टिव होने चाहिए। कॉन्सेक्टिव कहते हैं लगातार आने वाले, यानी कि अगर एक डिजिट आपके पास 12 है तो नेक्स्ट 13 होना चाहिए, उससे नेक्स्ट 14 होना चाहिए। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वो डिजिट ऑड होने चाहिए, यानी कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर। उन्होंने कहा 3 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर, यानी कि 3 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर किस तरह से होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑड नंबर का टेस्ट सेट लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से ये आगे ऑड नंबर का सेट जाता है। आपने 3 डिजिट उठाने हैं। अब ऑड नंबर तो आप कोई भी उठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 3 7 फिर ले लिया 11, इस तरह नहीं ले सकते, आपने लगातार लेना है। जैसे 3 अगर लिया तो उसके बाद आप 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। अगर आपने 7 चूज़ किया है तो 7 के बाद 9 लेना पड़ेगा आपको, फिर 11। लगातार आपने नंबर लेना है, कोई बीच से नंबर आपने स्किप नहीं करना। पहला नंबर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो 2 नंबर्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा है आपने इस तरह 3 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर निकालने हैं, और ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उनको प्लस करें तो उसका आंसर 51 आना चाहिए। लेट करते हैं हम, लेट फर्स्ट इंटीजर पहला इंटीजर हम लेट करते हैं, हमारे पास x है, यानी कोई भी हमने ऑड नंबर ले लिया वो x है। तो सेकंड इंटीजर कौन सा होगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर वो होगा x + 2, यानी कि x के आगे दूसरा नंबर, क्योंकि एक नंबर छोड़ के ऑड नंबर होता है। जैसे कि अगर 3 है, 3 के बाद अगर आपने 5 बनाना है तो आपको 3 में कितने प्लस करने पड़ेंगे, 2। इसी तरह से अगर आपके पास 5 है, 5 से आपने 7 बनाना है तो भी आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर पहला डिजिट अगर हम x लेंगे तो उससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास हमेशा 2 प्लस करने से आएगा। उसके बाद लेट करते हैं थर्ड इंटीजर होगा x + 4। वो किस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहला डिजिट 3 है, अगर आपके पास पहला डिजिट 3 है तो नेक्स्ट डिजिट है 5, तो उसमें आपने 2 प्लस किया तो 5 आ गया। फिर अगर आपने उससे अगले डिजिट पे जाना है 7 पर, तो 7 में आप 3 में आपको 4 प्लस करने पड़ेंगे। जब आप 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, जब आप 3 में 4 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। इसी वजह से पहला डिजिट होगा x, उससे नेक्स्ट जो भी डिजिट हमने मालूम करना होगा उसमें हमें 2 प्लस करना होगा, और उससे नेक्स्ट डिजिट में हमें 4 प्लस करना होगा। उन्होंने कहा है अगर हम इन तीनों डिजिट्स को प्लस करें तो उसका आंसर हमारे पास आता है 51। तो हम किस तरह से करेंगे, तीनों डिजिट्स हमारे पास हैं, पहला डिजिट है x, दूसरा डिजिट है हमारे पास x + 2, और तीसरा डिजिट है x + 4, और उनको सम करते हैं तो उसका आंसर उन्होंने कहा है हमारे पास आना चाहिए 51। x + x कितना x हो जाएंगे, 3x, 2 + 4 कितना होता है 6, और यहाँ पर है 51। 3x = 51, ये 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 51 - 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45। 3x = 45, x को इस साइड पे रहने दें, ये है 45। 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 45 के साथ हम 3 को डिवाइड कर देते हैं। 45 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 3 × 5 = 15। तो आपका पहला इंटीजर आ गया 15। देखिए 15 ऑड नंबर है। और अब सेकंड अगर आपको ऑड नंबर मालूम करना है तो आप x में कितना प्लस करेंगे, 2। फर्स्ट इंटीजर आ गया 15,
सेकंड इंटीजर कैसे आएगा? सेकंड इंटीजर में 15 में आपको कितना प्लस करना होगा? 2। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17। देखिए 15 के बाद 17 ऑड नंबर आता है। उसके बाद थर्ड इंटीजर कैसे फाइंड होगा? थर्ड इंटीजर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? x में 4 प्लस करना है, यानी कि x क्या था? 15। 15 में हम प्लस करेंगे 4। 15 प्लस 4 होता है 19। देखिए पहला ऑड नंबर है 15, 15 के बाद आता है ऑड नंबर 17, 17 के बाद आता है 19। ये तीनों लगातार आते हैं और कॉन्जेक्टिव हैं, इनके दरमियान में कोई और ऑड नंबर नहीं आता। 15 के बाद 16 आता है, 16 इवन है, फिर 17 आता है, 17 ऑड है। 17 के बाद 18 आता है जो कि इवन है, और उसके बाद 19 आता है वो ऑड है। 15, 17 और 19 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more than other bucket. How many balls were in each bucket? वो कहते हैं कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स निकाली और उनको 2 बकेट यानी 2 बाल्टियों में डाल दिया। दो बकेट्स में डालने के बाद एक बकेट में बॉल्स 28 बॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली और उनको 2 बकेट्स में डाल दिया। एक बकेट में पहली बकेट से 28 बॉल ज़्यादा डाली हैं, यानी कि अगर एक बकेट में उसने जितनी भी बॉल्स डाली हैं दूसरी बकेट में 28 बॉल ज़्यादा है। एक बकेट में 28 बॉल्स कम हैं और एक बकेट में 28 बॉल ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट? आपने ये बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी बॉल होंगी, पहली बकेट में भी और दूसरी बकेट में भी, और टोटल बॉल्स हैं 96। तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स हैं 96। अब हम लेट करते हैं कि फर्स्ट बकेट में फर्स्ट बकेट हैज़ बॉल्स। पहली बकेट में बॉल्स x हैं। अब हमें नहीं पता वो कितनी है, हमने लिख दिया कि पहली बकेट में बॉल x है और दूसरी बकेट में जो बॉल है वो 28 बॉल ज़्यादा है, तो हम सेकंड बकेट का लिखते हैं। सेकंड बकेट हैज़ बॉल्स। अगर एक बकेट में x बॉल है तो दूसरी बकेट में 28 बॉल ज़्यादा हैं, यानी कि अगर हम x में 28 प्लस कर दें तो दूसरी बकेट में इतनी बॉल्स हैं, तो और टोटल बॉल्स हैं 96। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आंसर आएगा 96। तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं x एंड x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 96। अब देखें x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 28 एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में है 96। देखें 2x यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल, यहाँ पर हम लिख देंगे 96। दूसरी साइड पर ये 28 जाकर माइनस हो जाएगा। अब हम करेंगे 96 माइनस 28। 96 माइनस 28, ये आपका आंसर आ गया 68। यहाँ पर हम लिखते हैं 2x इज़ इक्वल टू 68। 96 माइनस 28 हो गया 68। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, x को इधर ही रहने दें, ये है 68। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो x का आंसर आ गया 34, यानी कि एक बकेट में तो बॉल्स हैं 34, यानी कि फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं? 34। अब सेकंड बकेट का फाइंड करते हैं। 34 में हम 28 प्लस करेंगे तो वो सेकंड बकेट का आ जाएगा। देखिए फर्स्ट बकेट हैज़ बॉल्स। पहली बकेट में बॉल्स, यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 34, और सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स हैं कि हमने x में 28 प्लस करना है। सेकंड बकेट हैज़ बॉल्स इज़ इक्वल टू, आपने 34 में कितना प्लस करना है? ये लिखा हुआ 28।
62, यानी कि सेकंड बकेट में 62 बॉल्स हैं। ये आपका आंसर आ गया। एक बकेट में 34 बॉल्स हैं और दूसरी बकेट में 62 बॉल्स हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4। वो कहते हैं सलमा ने 3,50,000 बैंक में जमा करवाया। 3,50,000 उसने बैंक में जमा करवाया और उसको हर साल पर एनम का मतलब होता है हर साल जो वो प्रॉफिट देते हैं वो है 7/4%। 3,50,000 पर वो उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हर साल देते हैं। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया 8% पर एनम, यानी हर साल उसको 2 साल बाद 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिलने लगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल में टोटल उसे कितनी अमाउंट मिली होगी। टोटल हम पहले लिखते हैं, जो टोटल अमाउंट थी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। 3,50,000 रुपीज़। दो साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट का रेट इंक्रीज़ करके 8% कर दिया, यानी कि 2 साल के बाद उनको प्रॉफिट 8% के हिसाब से मिलने लगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी, यानी कि टोटल आपने 7 साल की अमाउंट निकालनी है। पहले 2 साल की आपने इस हिसाब से निकालनी है और बाकी के 5 साल आपने 8% के हिसाब से निकालनी है। तो यानी कि आप देखें, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, यानी कि टोटल अमाउंट थी 3,50,000। पहले उनके पास रेट क्या था, रेट को हम लिखते हैं आर से। रेट था 7/1/4%। पहले आप इसकी फ्रैक्शन जोड़ें, 4 7 सा होता है 28। 28 को आप 1 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29/4%। ठीक है, 29/4 आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है टाइम फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है T1, ठीक है ना, कि ये फर्स्ट टाइम है। और रेट भी हम लिखते हैं R1, ये पहला रेट है। पहले 7/1/4 के हिसाब से 2 साल का टाइम था, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स, 2 साल। इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है I1, यानी कि इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट उसको जो मिलेगा वो है PR1 T1 ओवर 100। देखें P की वैल्यू यहाँ पर क्या है, P की वैल्यू है 3,50,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट है 29/4। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम हमारे पास है 2 और नीचे डिवाइड में 100 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100। आपने क्या करना है, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी ये 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 203,123,4,5 0 से 3 4 5। 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400। आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को 400 से डिवाइड कर देना है। देखें ये है ये वैल्यू, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 400 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 50750। ये I1 का आंसर आ गया। अब आपने बिल्कुल I2 सेम इसी तरह से फाइंड करना है। यहाँ पर रेट आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, पहले रेट आपने यूज़ किया था 7/1/4%, अब आप रेट यूज़ करेंगे 8%। पहले टाइम था 2 ईयर्स, अब टाइम कितना होगा, टोटल 7 ईयर थे, 2 ईयर्स तो चले गए, बाकी कितने ईयर्स बचे, 5। अब आप टाइम यूज़ करेंगे 5 ईयर्स का। देखें R2 है, रेट 2 है 8%। दूसरी तरफ टाइम T2 वो है 5 ईयर्स। आपने सेम ये फार्मूला यूज़ करना है, I2 इज इक्वल टू PR2 T2 ओवर 100।
देखें यहाँ पर पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू वही सेम रहेगी जो थी 3,50,000। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर जैसे लिखी थी ना 3,50,000, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर रेट है 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5, ओवर में आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3,50,000 को 8 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आंसर आ गया 14। और यहाँ पे जीरोस देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, 1 2 3 4 5। उसको आपने अब डिवाइड कर देना है 100 से। 2 जीरोस यहाँ पर 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 4 1 2 3 4 जीरोस। 1,40,000 आपका यहाँ पे आंसर आ गया I2 का। आपने क्या करना है, अब आपने बताना था सलमा के पास 7 साल में कितनी अमाउंट होगी। टोटल 7 साल में 3,50,000 तो उसके पास पहले से थे, मौजूद थे, उसने जो बैंक में जमा करवाए थे। उसके बाद 2 साल बाद जो उसको प्रॉफिट मिला था वो था 50,750, ये उसको प्रॉफिट मिला था 2 साल के बाद। उसके बाद उसको जो प्रॉफिट मिला था 5 साल बाद वो था 1,40,000। आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। कौन सी वैल्यूज़ को, 3,50,000 को, 50,750 को, और जो आपका तीसरा आंसर आया है 1,40,000, इन तीनों को आपने प्लस करना है। तो आप ये बताएंगे सलमा के पास अब टोटल अमाउंट ये है। तो देखिए टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, 3,50,000 तो उसके पास पहले से मौजूद थे। उसके बाद पहला 2 साल बाद उसको प्रॉफिट मिला था 50,750, और फिर उसके बाद 5 साल बाद उसको प्रॉफिट मिला था 1,40,000। आपने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। देखें 3,50,000 को आप प्लस करेंगे 50,750 प्लस 1,40,000, तो ये आपका आंसर आ गए टोटल उसके पास, सलमा के पास अमाउंट होगी 5,40,750। तो यहाँ पर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइजेज एंड रिव्यू एक्सरसाइज। तमाम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी और आप एक्सरसाइजेस को समझना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं।